हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ दिव्यांशी सिंह और इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में आए हुए एज पार्ट ऑफ आवर एमएसजीपी प्रोग्राम। सो हम उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे, राइट। सो पहला क्वेश्चन है, दिस इज़ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उससे जो क्वेश्चन आते हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In India, state governments do not have the power to auction non-coal mines. Second statement is saying Andhra and Jharkhand, they do not have gold mines. And third is saying Rajasthan has iron ore mines. So अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसलिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स they do have the power to auction non-coal mines, right? There are certain major minerals, are certain categories of minerals which are defined as major, then certain are defined as minor minerals, right? कोल जो है उसके लिए जो भी ऑक्शंस वगैरह होता है माइंस का, दैट इज़ डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर एज स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नॉन कोल माइंस को ऑक्शन कर सकते हैं। सो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन सेकेंड इज सेइंग आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। नाउ यू नो कि गोल्ड माइंस दे आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ रॉक्स। धारवाड़ सेडिमेंट्री रॉक्स में लोड्स एंड वीन्स में हमें गोल्ड्स मिलते हैं, गोल्ड डिपॉजिट्स मिलते हैं, राइट। एंड आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, दीज आर द रीजन्स वहाँ पे गोल्ड माइंस ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। कर्नाटका कोलर गोल्ड फील्ड्स, दीज आर द डीपेस्ट गोल्ड माइंस, राइट। सो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड, दीज आर द एरियाज जहाँ पे गोल्ड जो है वो मिलता है। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग कि राजस्थान हैज़ आयरन ओर्स। सो राजस्थान में आयरन ओर प्रेजेंट है, दो बहुत सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं है, राइट। राजस्थान में जो खेतरी माइंस वाला रीजन है, राइट, वहाँ कॉपर मिलते हैं। सो जहाँ पर भी कॉपर, ये सारे मिनरल्स एसोसिएटेड होते हैं, कॉपर वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे आयरन भी थोड़ा बहुत अमाउंट में मिलता है, या आयरन के साथ कॉपर एसोसिएटेड रहता है, दो हो सकता है अमाउंट कैन वेरी, राइट। उसके साथ साथ लेड, जिंक, ये सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। सो यू कैन रीड हियर that under Mines and Minerals Development and Regulations Amendment Act 2015, auctioning power जो है mining licenses non coal mines के minerals के भी that was given to the respective state governments, right? And इंडिया के पास गोल्ड डिपॉजिट्स आंध्रा में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश। तो केरला में प्लेसर डिपॉजिट्स के फॉर्म में हमें गोल्ड मिलता है, तमिलनाडु एंड राजस्थान, दीज आर द एरियाज। देन मेजरली जो गोल्ड की डिमांड है अगर इंडिया में देखें, सो इतना सिग्निफिकेंट हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो मेजर डिमांड ऑफ गोल्ड दैट इज मेट थ्रू इम्पोर्ट, राइट। देन सेकेंड, लास्टली द स्टेट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल फॉर गोल्ड माइनिंग एंड only state, Andhra Pradesh is the only state where 2 exclusive gold mines are being set up by Australian Indian organization. So this you should know, it's talking about Andhra Pradesh, right. Then they are known as deposits of gold bearing quartz rock, यहाँ रायलसीमा रीजन में मिलते हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, चित्तूर, इट्स नॉट चित्तौड़ इज इन राजस्थान। सो चित्तूर एंड करनूल, दीज आर द रीजन्स जहाँ पे हमें गोल्ड वगैरह मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। और राजस्थान में आयरन और डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन जयपुर एंड उदयपुर। सो दिस यू शुड नो, राइट। Then the next question is, in which of the following regions of India shale gas resources are found? So shale gas resources जनरली हमको मिलते हैं, जो भी हमने प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके हिसाब से जो भी अभी तक माना जाता है कि कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, राइट, पॉसिबल प्रॉस्पेक्ट्स हैं। दीज आर द रिफ्ट वैली रीजन्स मोस्टली, राइट। सो कृष्णा गोदावरी बेसिन हो गया, कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन्स, दीज आर द रीजन्स जहाँ पे शेल डिपॉजिट्स मिलने की, शेल गैस मिलने की आशंका है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट शेल गैस हमको मिलती है, शेल गैस, टाइट गैस, दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस विच आर फाउंड इन कोल सीम्स, कोल बेड मीथेन, ये कोल सीम्स में मिलता है। देन शेल गैस दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स में when the gases get trapped. So shale gas refers to natural gas which is trapped in the shale formations. और अगर हम shale gas की tight gas से difference देखें तो यहाँ पर shale gas that is trapped in the shale formation, whereas tight gas that is trapped under limestone या फिर कोई दूसरे sedimentary rocks में they get trapped, right? So shale gas they find sedimentary rocks में pores होते हैं, so उनके pores में they also have petroleum and natural gas. Besides that, shale gas is also trapped.
बट अगर हम शेल गैस को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी की बात करें, सो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास काफ़ी लिमिटेड है, राइट. एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक हाइड्रोलिक फ्रेकिंग एंड हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, इनका यूज़ किया जाता है हम शेल गैस को एक्सप्लोर करने में. सो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, इफ़ यू टॉक अबाउट कि ये कोल बेड या फिर यहाँ पे शेल गैस मिलती है, दिस आर द पॉसिबल एरिया जहाँ पे हमें शेल गैस मिल सकती है, तो हम ड्रिलिंग करते हैं और ड्रिलिंग करने के बाद इस तरीके से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करते हैं ताकि जो एरिया है, एरिया कवर्ड कैन बी इंक्रीज्ड, राइट, और इन्वायरमेंट डैमेज वो कम हो सके, माइनिंग ज़्यादा एफिशिएंट हो. और हाइड्रोलिक फ्रेकिंग में हम क्या करते हैं, क्योंकि शेल डिपॉजिट्स उनमें परमेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, हम गैस एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, पोर्स की कनेक्टिविटी उतना अच्छी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर लिक्विड डालते हैं, राइट, वाटर और सैंड मिला करके यहाँ पे वेल्स के थ्रू केसिंग डालते हैं अंडरग्राउंड, और उसके थ्रू हाई प्रेशर पे सैंड और वाटर उसका मिक्सचर जो है वो डालते हैं, एंड देन वी ट्राई टू क्रिएट परमेबिलिटी इन दीज शेल फॉर्मेशंस ताकि हम गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकें, राइट. और सैंड क्यों डालते हैं साथ में, ताकि जो पोर्स हमने एक्स्ट्रा क्रिएट किए हैं, ब्रेकिंग की है, वो ओपन रहे, राइट. सो दैट इज़ द टेक्नोलॉजी. सो दिस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी नॉट वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, राइट. तो फ्रेश वाटर वेस्ट होता है. देन कई बारी आप यहाँ पर से नीचे जा रहे होते हो, आपने यहाँ वेल डाला, वेल आप डाल रहे हो पाइप यहाँ पे, सो दिस माइट बी द ग्राउंड वाटर रीजन, राइट. सो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वाटर पल्यूट हो सकता है, राइट. देन इट कैन ऑल्सो लीड टू इंड्यूस्ड सीस्मिसिटी. सो दीज आर सर्टेन ड्रॉबैक्स जिसकी वजह से, और टेक्नोलॉजी भी काफ़ी महंगी है. सो एज पर US EIA 2015 रिपोर्ट, इंडिया के पास टेक्निकली रिकवरेबल शेल गैस जो है करीब 96 ट्रिलियन क्यूबिक फीट है, राइट. और इंडिया में कहाँ कहाँ रिजर्व्स हैं, सो कैम्बे, दैट इज़ द गल्फ ऑफ खंभाट रीजन, इफ़ यू नो दिस इज़ द गल्फ ऑफ कच्छ एंड दिस इज़ गल्फ ऑफ खंभाट रीजन. देन इसी को हम कैम्बे गल्फ भी कहते हैं, कैम्बे बेसिन. देन कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, दामोदर वैली, अपर आसाम, प्रणहिता, गोदावरी, राजस्थान एंड विंध्यन बेसिन, दीज आर द पॉसिबल एरियाज जहाँ पे हमें शेल गैसेस मिल सकती है, राइट. और अगर हम वर्ल्ड में शेल गैस की बात करें, सबसे ज़्यादा रिजर्व्स कहाँ मिलते हैं, सो मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स आर फाउंड इन चाइना, शेल गैस के, राइट. सो दिस यू शुड नो. देन अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इम्पोर्ट ऑफ. सो स्टील बेसिकली प्रोड्यूस की जाती है आयरन और कुकिंग कोल को मिला करके, राइट. सो दैट इम्पार्ट्स हाई स्ट्रेंथ, हाई स्पीड स्टील हम बनाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है अगर हम कोकिंग कोल का यूज़ करते हैं. और कोकिंग कोल, अब इंडिया में हमें कोल का पता है कि कोल की क्वालिटी जो है दैट इज़ नॉट गुड, राइट. ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, राइट. एंड कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, सो कार्बन कंटेंट कम होता है. सो हमें कोकिंग कोल बेसिकली हम बनाते हैं किसी भी कोल को प्रोसेस करके उसमें कार्बन कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं. सो इंडिया में कोकिंग कोल ज़्यादा नहीं मिलता है एंड वी हैव टू इम्पोर्ट इट. हम इतना प्रोसेस भी नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम जो इंडिया में कोल मिलता है उसको कोकिंग कोल बनाने जाएंगे तो बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी एंड इट विल लीड टू ह्यूज कॉस्ट, इसलिए हम उसको इम्पोर्ट करते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट स्टील प्रोडक्शन, सो स्टील मेकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर, राइट. या फिर हम स्क्रैप से भी, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी यूज़ करते हैं स्टील मेकिंग में. सो इसमें हम इम्प्योरिटीज़, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, बाकी जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, राइट, ताकि एंड कार्बन कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं. अब कोकिंग कोल जो है दैट इज़ अ रॉ मटेरियल इन स्टील प्रोडक्शन. आयरन अकर्स ओनली एज आयरन ऑक्साइड इन द क्रस्ट, राइट. सो हम उसमें कार्बन कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाते हैं दैट वी हैव टू सी. सो दिस यू कैन राइट. कोक reduces iron ore to molten iron saturated with carbon hot metal. बेसिक एसेंस इज कि हम कोकिंग कोल को आयरन के साथ यूज़ करते हैं हाई स्पीड स्टील बनाने के लिए जिनकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, देयर स्ट्रेंथ इज़ हाई. देन अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. यहाँ पे रीजन दिए हुए हैं किन्नौर, मेवात, कोरोमंडल एंड दे आर वेल नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अरीका नट, मैंगो, सोयाबीन. सो यहाँ पे
अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में इंडिया जो है रैंक करता है प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड में चौथे नंबर पे, राइट। सबसे ज़्यादा कौन से एरियाज डोमिनेट करते हैं? सो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, दीज आर द एरियाज विच कंट्रीब्यूट टू अराउंड 89% ऑफ सोयाबीन प्रोडक्शन इन द कंट्री, राइट। सो अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो 4th है, एंड सोयाबीन कहाँ पर पॉपुलर है? महाराष्ट्र और MP में। सो यहाँ पे कोरोमंडल दिया हुआ है, मेवात इस राजस्थान में है, एंड किन्नौर इज इन हिमाचल। सो ये भी फेमस नहीं है, राइट, किन्नौर। तो यहाँ पर सोयाबीन से तो कुछ नहीं मिलता, राइट। सो उसके बाद मैंगो जो है यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, करीब 24% के आसपास उत्तर प्रदेश ही प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं दे आर लाइक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, गुजरात एंड तमिलनाडु। देन अरीका नट का प्रोडक्शन जो है वो कोस्टल रीजन्स में ज़्यादा होता है, केरला, तमिलनाडु, दीज आर द रीजन्स जहाँ पे अरीका नट जो है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, राइट। सो इट इज़ विद इन द कोस्टल रीजन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट किन्नौर, सो किन्नौर इज़ बेसिकली फेमस फॉर एप्पल। तो यहाँ पर अरीका नट जो है वो नहीं फेमस है। अरीका नट की बात करें तो दैट इज़ ग्रोन इन रीजन्स लाइक कर्नाटका, केरला, आसाम। सो दीज आर व्हाट, ये कोस्टल स्टेट्स है तो यहाँ पर उगाई जाती है। देन मेवात की बात करें, मेवात जो है हिस्टोरिकल रीजन है, हरियाणा और राजस्थान स्टेट्स के बीच में, राइट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का पार्ट है। मेन यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है दैट इज़ एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद द अलीड एक्टिविटी। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट मेवात रीजन, राजस्थान हरियाणा रीजन, इट्स अ ड्रायर रीजन, राइट। एंड when we talk about drier regions, livestock they always accompany the crops जो भी फार्मर्स करते हैं उसके साथ साथ लाइवस्टॉक जो है दैट accompanies it, right. And when we talk about the Coromandel coast consists of coastal plain in eastern Tamil Nadu and in southern India, right. So यहाँ पर it is famous as land of temples. There are so many temples that are located in the Coromandel coast, right. You talk about Mahabalipuram, you talk about the temples like Shore Temple, Gangaikond, Cholapuram. There are several kinds of temples that are located here, right. Then यहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है? राइस, पल्सेस, बिकॉज डेल्टा रीजन्स, कावेरी का डेल्टा जो है वो हमें यहाँ मिलता है, सो राइस उगाया जाता है। ईस्ट कोस्ट पे राइस इज ऑल्सो फेमस। देन शुगर केन इज़ वेरी रेम्यूनरेटिव, राइट. सो वी फाइंड कि शुगर इंडस्ट्रीज दे आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सो शुगर केन यहाँ पे काफ़ी प्रोड्यूस किया जाता है। कॉटन एंड पीनट्स, दीज आर basically grown here, and bananas and betel nuts they are also grown together with rice in the low rainfall region of the interiors, so this you should know. And यहाँ पे coconut plantation that is also famous. Then अगला question है, consider the following pairs, यहाँ पे programs दिए and then ministries are given, so these are the programs and these are the ministries. कौन सा program किस ministry के अंडर में आता है? so drought prone area program जो है ये किसके अंडर में आता है? ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में, राइट. देन डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. एंड नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट फॉर रेनफेड एरियाज, दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, राइट. सो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली आर करेक्टली मैच्ड, बाकी गलत मैच्ड हैं. सो इफ वी सी ड्रॉट प्रोन एरिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है, राइट. डेजर्ट डेवलपमेंट, ये मैच द फॉलोइंग पेयर्स हमें कंसिडर करने हैं. डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आता है, एंड नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हैं. तो यहाँ कोई भी सही मैच नहीं है, तो इसका आंसर नन होगा. दिस इज इनकरेक्टली हाईलाइटेड, राइट. सो इफ यू टॉक अबाउट ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम से हम बेसिकली क्या करते हैं? ड्राउट प्रूफिंग करते हैं. ड्राउट प्रूफिंग कैसे करते हैं? हम लाइफ स्टॉक को साथ साथ एग्रीकल्चर के क्रॉप्स के साथ साथ फार्मर्स लाइफ स्टॉक भी मैनेज करते हैं, राइट. हाउ वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, राइट, ताकि लैंड डिग्रेडेबिलिटी, लैंड डिग्रेडेशन वो कम हो सके, राइट. एट द सेम टाइम वी आर यूटिलाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू देयर फुलेस्ट, सो वी आर डूइंग ड्राउट प्रूफिंग. तो ये कब, कहाँ, कितने एरियाज़ में ब्लॉक्स को कवर करता है? करीब 16 स्टेट्स में दिस प्रोग्राम इज लॉन्च्ड, राइट. ये
आंध्र प्रदेश, बेसिकली जहाँ ड्रॉट प्रोन एरियाज जो ज़्यादा हैं, सो आंध्र, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल एंड वेस्ट बंगाल। सो यहाँ पर जो जो एरियाज़ हैं जहाँ ड्राउट जो है वो फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, उन एरियाज़ में ये इंटरवेंशन किया जाएगा ताकि ड्राउट के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए। देन डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिक सेम एसेंस है कि वी हैव टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन के एडवर्स इफेक्ट्स को हमको कम करना है, राइट। सो हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, राइट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, वेजिटेशन कवर इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट जो बारिश हो वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में ग्राउंड में पेनिट्रेट हो, राइट। लैंड की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे यहाँ पे हमारा फोकस रहता है। सो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इट वाज रिकमेंडेड बाय नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। 1974 में इन्होंने अपनी इंटरिम रिपोर्ट दी थी एंड फाइनली 1977-78 में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, राइट, एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। Then next, when we talk about National Watershed Development Project for rain-fed areas, so this comes under Department of Agriculture under Ministry of Agriculture. So यहाँ पर it is a special central assistance program for the benefit of cultivators. So यहाँ पे हम basically क्या करते हैं कि we try to make available water की availability हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, right. क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, क्वांटिटी भी एडिक्वेट होनी चाहिए, उसके लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं, रीयूटिलाइजेशन पे फोकस करते हैं, राइट। हम इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम्स उनको स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। बिसाइड्स दैट वी ऑल्सो ट्राई टू मैनेज लैंड रिसोर्सेज, उनका डिग्रेडेशन, हाउ कैन वी रिड्यूस दैट, लैंड का ट्रीटमेंट, राइट, वी इंश्योर कि लैंड इज़ वेल ड्रेन्ड। सो ये सारी चीज़ें जो है हम नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में फोकस करते हैं। बेसिकली वी ट्राई टू ऑप्टिमली यूटिलाइज द रिसोर्सेज। देन अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, देयर आर सेवरल नेशनल हाईवेज गिवन एंड व्हाट आर द सिटीज दे कनेक्ट। Now this particular question becomes irrelevant because recently the highways they have been renamed based on certain criteria like नॉर्थ साउथ जाता है या ईस्ट वेस्ट जाता है, उसके बेसिस पे हाईवेज़ को रीनेम किया गया ताकि हमें समझने में इजी हो, राइट। तो अगर हम बात करें कि नेशनल हाईवे 4, सो पहले नेशनल हाईवे 4 जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु सबसे पास होता था, बट अगर हम न्यू नेमिंग के हिसाब से बात करें सो नेशनल हाईवे 4 जो है दैट नाउ पासिस थ्रू द स्टेट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब नहीं पास होता वो पुराने नेम के हिसाब से कहीं और से पास होता था, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, दीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बट नाउ इट पासिस थ्रू द अंडमान एंड निकोबार। देन नेशनल हाईवे 6 अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिफिकेशन ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पास होता है, राइट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मेघालय, असम एंड मिजोरम इनको कनेक्ट करता है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल हाईवे 5, नेशनल हाईवे 5 भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही है, असम में शुरू होता है एंड टर्मिनेट होता है वाकरो, अरुणाचल प्रदेश में। सो ये हमें पता होना चाहिए। देन व्हाट, एंड इवन इफ वी डोंट नो नेशनल हाईवेज कौन सा किसके पास होता है, यू शुड नो जो मेजर हाईवे हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, राइट, डायमंड प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इस तरीके के, यू शुड नो कि वो कहाँ से किन किन सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, किन किन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से कौन कौन से मेजर हाईवेज पास होते हैं। आपको उसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो चलेगा, राइट। उसके अलावा कौन से छोटे बड़े हाईवे कहाँ से पास होते हैं उतना हमारे लिए रेलेवेंस नहीं है। सो ये आप नहीं भी याद होगा तो भी चलेगा, यू कैन स्किप सच क्वेश्चंस। Then what are the benefits of implementing integrated watershed development program? Now integrated watershed development program basically aims to optimally utilize resources. At the same time we try to ensure resource development. We need to augment resources
at the same time we need to make sure they are available, right? At the same time we have to maintain their quality. So integrated watershed development program, it is based on the principles of environment sustainability, right, whereby we focus upon both, मतलब land resources, water resources, soil resources, इन सब को हम एक साथ जो है कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम वाटर कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो हम सॉइल कंजर्वेशन नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर हम एफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे देन ऑल्सो वी कांट कंट्रोल सॉइल इरोजन. सो दीज ऑल वर्क इन टैंडम एंड हमको साथ में इंटीग्रेटेड तरीके से काम करना पड़ेगा. किसी एक रिसोर्स को पकड़ के उसके लिए काम करेंगे देन दैट विल नॉट डू, राइट? सो इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं? इट विल प्रिवेंट soil runoff. Obviously when you are doing afforestation, when you are managing land, that way वो ground में penetration of water that will increase and runoff will decrease, right? Then second statement is saying linking countries perennial rivers with seasonal rivers. अब ये हो गया river interlinking का part. एंड इंटरलिंकिंग का पार्ट हम इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम में नहीं डिस्कस करते. ये दूसरी स्कीम है गवर्नमेंट की इंटरलिंकिंग की, उसके अंडर में हम कवर करते हैं. सो इफ़ यू एलिमिनेट 2 ऑप्शन, आप देखिए आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा, राइट? देन थर्ड इज सेइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल. सो दिस इज अ वेरी ऑब्वियस स्टेटमेंट, राइट? हम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली वी वुड बी टॉकिंग अबाउट कि हाउ वी कैन इंक्रीज द ग्राउंड वाटर टेबल, हाउ वी कैन इंश्योर रेन वाटर टू बी हार्वेस्टेड, हाउ वी कैन रिड्यूस द रन ऑफ. सो अगर पहला स्टेटमेंट सही है तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही होगा, राइट? देन रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वेरी ऑब्वियस स्टेटमेंट. सो ये तो करेक्ट होगा ही होगा. So if we talk about IWMP program, Integrated Watershed Management Program, it was launched in 2009 and 10, right, with the aim to prevent soil erosion, to ensure rainwater harvesting, to cause regeneration of the natural vegetation and groundwater table ka recharge, right? So we basically here focus upon कि we can ensure economic development, at the same time we should not adversely affect the soil and the water resources. So it basically aims for multi-resource management, initiated in 2009-10, right? And in April 1999, Department of Wasteland Development, that was renamed as Department of Land Resources, and this is the nodal agency, Department of Land Resources, for this particular integrated watershed development program, right? And National River Linking Program is different altogether, different program which aims to connect the non-perennial rivers with the perennial rivers. The next question is with reference to the usefulness of the byproducts of sugar industry. Sugar industries के जो byproducts हैं उनकी usefulness को लेकर के कौन से following statements correct है? So पहला statement क्या कह रहा है कि bagasse can be used as biomass fuel for the generation of energy. Second statement is saying molasses can be used as one of the feedstocks for the production of synthetic chemical fertilizers. And the third statement is saying molasses can be used for the production of ethanol. So when you talk about sugar industry, right? Sugar industry में हम क्या क्या करते हैं? Sugar industry में we try to produce, process, right? And at the same time market sugars, right? Which are mostly saccharose and fructose. So globally most sugar जो है वो हम sugar cane गन्ने से extract करते हैं 80%. But अगर tropics में बात करते हैं, but temperate region में sugar beet से हम 20% मोस्टली इन टेम्परेट क्लाइमेट US यूरोप वहाँ पर हम शुगर जो है शुगर बीट से एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज़ द रॉ शुगर, लिक्विड शुगर, रिफाइंड शुगर, राइट. उसके अलावा मोलासेस, बैगसी, पाउडर्ड शुगर, ब्राउन शुगर एंड शुगर एल्कोहल, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बाय प्रोडक्ट्स के फॉर्म में रिलीज होते हैं, राइट. बैगसी इज़ ऑल्सो व्हाट, इट्स अ फाइबरस मटीरियल, जो कि जब आप गन्ने में से रस निकाल लेते हो तो जो फाइबरस मटीरियल बचता है उसको हम बैगसी कहते हैं, राइट. विच इज़ रिमेन्ड आफ्टर क्रशिंग द शुगर केन, राइट. और इट इज़ अ फाइबरस मटीरियल, तो हम इसका फर्मेंटेशन वगैरह करा के इसमें से बायोफ्यूल बनाते हैं. वी ट्राई टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी. फिर बायोफ्यूल को हम बाकी फ्यूल्स के साथ ब्लेंड करते हैं, राइट.
सो दिस यू कैन सी, ये बैगेसी कुछ ऐसी दिखती है, राइट? अगर आपने गन्ना खाया होगा तो आपको पता होगा कि कैसी दिखती है, राइट? देन मोलासेस एंड बीट पल्प, दीज आर ऑल्सो द बाय प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या है कि हम शुगर बीट या केन को और जब प्रोसेस करते हैं, देन द बाय प्रोडक्ट इज मोलासेस, जिसमें से आप और फर्दर शुगर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसका और फर्दर क्रिस्टलाइजेशन नहीं कर सकते। सो ये होते हैं मोलासेस। देन मोलासेस में फिर भी थोड़ा बहुत कम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, वो शुगर रहता है, राइट? शुगर थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ रहता है। एंड बीट पल्प इज़ द रिमेनिंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर। जब शुगर हमने निकाल ली बीट से, सो जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको हम बीट पल्प कहते हैं। अब इसमें डाइजेस्टिबल फाइबर्स होते हैं और इन फाइबर्स को हम चारे में मिला के एनिमल्स को, लाइफ स्टॉक्स को देते हैं उनको खाना खिलाने के लिए, राइट? सो इफ़ यू सी दिस मैप और फ्लो चार्ट, सो एग्रीकल्चरल स्टेज में क्या होता है, जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है। फिर हम उसको प्रोसेस करके शुगर केन निकाल लेते हैं। फिर मिल में, जहाँ हम उसको शुगर केन बनाने के लिए ले जाते हैं तो उसको प्रिपेयर करते हैं, मिलिंग करते हैं, वहाँ पे बैगेसी रिलीज़ होती है, राइट? बैगेसी के बाद हम उसका फर्दर प्योरीफाई करते हैं, कंसनट्रेट करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद मोलासेस निकलते हैं और यहाँ पे शुगर निकलती है। देन अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द मैक्सिमम कंज्यूमर ऑफ वाटर इन इंडिया? सो वाटर की अगर हम बात करें, सो सबसे ज़्यादा अराउंड 80% जो वाटर है वो थर्मल पावर प्लांट यूटिलाइज करते हैं, राइट? सो थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में बात करें, सो वो वाटर को यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम, और फिर स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो थर्मल पावर प्लांट की बात करें, उनमें जो क्वालिटी ऑफ कोल है दैट दे यूटिलाइज, वो पुअर क्वालिटी है। अब इंडिया में पुअर क्वालिटी कोल ही मिलता है, राइट? तो उसकी वजह से होता क्या है, 81% जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है थर्मल सब पावर प्लांट की, वो हम सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे यूज़ करते हैं, राइट? जबकि करनी किस पे चाहिए, सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे यूज़ करनी चाहिए, वहाँ पर वाटर का यूटिलाइजेशन वो कम हो जाता है। बट यहाँ पर हम सब क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, राइट? इन कोल प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, उसको कूलिंग पर्पस के लिए, ऐश हैंडलिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम इनको थर्मल पावर प्लांट्स को वाटर गजलर्स कहते हैं, राइट? एंड इवन हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, दे कंज्यूम फ्रेश वाटर ले कंज्यूम करते हैं डैम्स, रिजर्वॉयर्स एंड कैनल से। तो यहाँ वाटर वेस्टेज का भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, राइट? कुछ पावर प्लांट्स कोस्टल रीजन में लोकेटेड हैं, तो वहाँ पर वाटर का उतना इशू नहीं है, राइट? एंड द कंजम्पटिव वाटर रिक्वायरमेंट फॉर ओल्ड थर्मल पावर प्लांट दैट इज 8 to 9 मीटर क्यूब पर आवर पर मेगावाट। जबकि अगर हम ऐश वाटर रीसर्कुलेशन नहीं कर रहे हैं, और जब ऐश वाटर, ये इतना काम का नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है बस, ऐश वाटर रीसर्कुलेट करते हैं तो कम वाटर लगता है, वैसे ज़्यादा लगता है, नहीं करते हैं तो, राइट? एंड वाटर हमें पता है इट्स अ स्कार्स, इट्स अ लिमिटिंग फैक्टर। कितने कम परसेंटेज ऑफ रिसोर्सेज, लाइक वी हैव 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड ओनली 4% ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सो दैट्स अ ह्यूज क्राइसिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन अगर हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं। तो रिसोर्सेज तो एम्पल है, राइट? बट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, एंड मेनी रीजन्स दे आर स्ट्रगलिंग विद वाटर, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी। सो यहाँ पे आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं 87% इज द शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? देन पेपर एंड पल्प इज़ देयर, उसके बाद स्टील है, इनका थोड़ा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। और अगर हम चाइना से कंपेयर करते हैं तो चाइना में थर्मल पावर जनरेशन जो है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, राइट? चाइना का डिमांड भी ह्यूज है। उसके बाद वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो नेक्सेस है वो उन्होंने अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम कर रखा है, राइट? अब यहाँ पे हमें पता है ये R&D में करीब 4% ऑफ GDP एक्सपेंड करते हैं, और इंडिया की बात करें तो हम 0.6% ऑफ GDP करते हैं। तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे बेटर टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी एंड दे वुड बी बेटर मैनेजिंग द चैलेंजेस which is faced in the form of electricity, water ka nexus, right? Then Ministry of Environment Climate Change has recently unveiled several rules for India's power sector. So there is strong limits are being set for water utilization by these thermal power plants. So this was it for today's class.
इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम और वीडियोस में कवर करेंगे। आज की क्लास में हमने इतना ही कवर करना था, राइट? सो थैंक यू।